हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जो न्यूक्लियस हमारा चल रहा था, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा एक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था जिसको हमने न्यूक्लियोलस कहा था। जो न्यूक्लियोलस होता है यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रिका। ठीक है। अब जो ये केंद्रिका होती है, इसका सबसे पहले जो खोज थी वो एक फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने की थी और उन्होंने देखा था एग्जैक्टली कि यस, न्यूक्लियोलस नाम की या ऐसी कोई संरचना भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो न्यूक्लियाई होती है यानी कि न्यूक्लियोलस जो होता है, इसके अंदर डिपेंड करता है कि सेल कितनी एक्टिव है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी आपसे यही कहा था कि ये चीजें डिपेंड करती हैं कि सेल जो है वो कितनी एक्टिव है। और जितनी सेल एक्टिव होगी उतनी ही अमाउंट के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा यानी कि केंद्रिका प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में, तो आरएनए प्रोटीन तो यहाँ पे प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में यहाँ पे इनके चारों ओर डीएनए रिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग एक नॉर्मल बात करें, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है ओवरऑल लगभग और अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% की जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। गॉट माय पॉइंट, 70 to 80% और बाकी रेस्ट ऑफ द आरएनए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इतने अमाउंट में यहाँ पे प्रोटीन क्यों है या फिर इसका बेसिक काम क्या है। अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो इसका बेसिक काम क्या होता है, ये आरएनए को स्टोरेज करके रखती है। यानी कि जो आरएनए है वो अपने आप को जो आरएनए किससे बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है, तो ये आरएनए को स्टोर करके रखती है। जो कोशिकाएं होती हैं जिनके जो एक बेसिक सेल्स होती हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि स्पर्म्स में ओवम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लगभग बहुत सारी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, केंद्रिकाएं प्रेजेंट होती हैं। यानी कि वो इतनी सारी संख्याएं होती हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध किससे है, कोशिका की सक्रियता से है। और जीवाणु जो कि आपके शुक्राणु और जो ये ओवम जो होते हैं यानी कि अंडाणु जो होते हैं, ये आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, यही आगे जाके पूरे एक शरीर का निर्माण करेंगे। सो ये बात बहुत लाजमी है कि इनके अंदर आरएनए का अमाउंट ज्यादा होना बहुत लाजमी है। क्यों है लाजमी, इस चीज को भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पे इधर आरएनए और प्रोटीन का अमाउंट अगर कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो यही आरएनए जो है वो आगे जाके किसमें काम में आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस से बहुत सारी चीजें बन रही हैं यहाँ पे। अब इसी से ही आगे क्या बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे। इसी से ही आगे क्या बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे। इसी से ही आगे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बनेंगे। सो ओवरऑल जो एक बायोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें, जो बायोलॉजिकली एक्टिव सेल जो होती है उसके अंदर इसका अमाउंट जो होता है कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अमॉर्फस एंड फिलामेंटस पार्ट। एक भाग जो होता है अमॉर्फस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्रिस्टलीय, और दूसरा भाग जो होता है इसको हम कौन सा भाग बोलते हैं, तंतुमय भाग बोलते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे भी बहुत सारे जोन बने हुए हैं। इसमें जो पहला जोन आता है, इसी के अंदर फर्स्ट आता है ग्रैन्युलर जोन। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट जोन आता है वो कौन सा आता है, ग्रैन्युलर जोन आता है। इसी में ही एक और पार्ट होता है जिसको हम रेशेदार भाग भी बोल रहे हैं, जो इसी में ही चल रहा है अभी, जिसको हम फाइब्रिलर पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम वैसे क्या बोलेंगे, रेशेदार भाग बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक अमॉर्फस जो प्रोटीन होते हैं उनके मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्रोटीन अधात्री बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन भी मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका क्रोमेटिन, यानी कि इसको हम
न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन बोल रहे हैं। यहाँ पे इनके अंदर अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रेशियोनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो इस भाग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो दूसरा वाला भाग है जिसको हम तंतुमय भाग बोलते हैं, ये वाला भाग जो होता है ये एक स्थायी संरचना होती है न्यूक्लियोलिमा की। न्यूक्लियोलिमा की बहुत ही परमानेंट स्ट्रक्चर होती है, जो कि जब कोशिका डिवाइड करती है तो कोशिका के डिवाइड करने के साथ साथ ही यहाँ पे क्या होता है, ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है बनने शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये वापस से प्रकट कब होती है? जब कोशिका डिवाइड हो जाती है, कोशिका विभाजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो लास्ट फेज आती है, जो टीलोफेज आती है, वहां पे ये फिर से अपीयर हो जाती है। कौन सा वाला पार्ट जो होता है? तंतुमय पार्ट, जिसको हम फाइब्रस पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलामेंटस पार्ट बोल रहे हैं, सॉरी। तो एक बार केंद्रिका के बारे में फिर से सुन लीजिए। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में इसका काम क्या होता है? आरएनए प्रोटीन का स्टोरेज करना। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली कंटेंट क्या होगी इनके अंदर? डीएनए प्रोटीन और डीएनए रिंग प्रेजेंट होगी इसके अंदर। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको? स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अमॉर्फस एंड फिलामेंटस। ठीक है, अमॉर्फस को क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय। तंतुमय को क्या बोलते हैं? फिलामेंटस पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे खत्म होता है आपका केंद्रक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक इन सम अप, अगर हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन के बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। अब दोबारा से एक बार आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेती हूँ इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, कि जो केंद्रक जो है, ठीक है, केंद्रक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये आती है यहाँ पे कि कोशिका का जो रख रखाव जो होता है, यानी कि जो मेंटेनेंस जो होती है। पहली बात तो हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन, किसके? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे बात आती है रख रखाव, यानी कि इसको अंदर हम लोग नॉर्मल बात कहूं मैं आप लोगों से, तो जो कोशिका होती है, कोशिका का जो मेंटेनेंस करता है, कोशिका जो रख रखाव करता है, वो कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी कि अगर मान लो कोशिका के अंदर किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो डीएनए का वही हिस्सा क्या कर लेगा? ट्रांसक्रिप्शन कर लेगा, फटाफट प्रोटीन बना देगा। कोशिका को किसी चीज की जरूरत है तो अब क्या होगा? वही चीज का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। कोशिका का विभाजन कब होना है, ये इस चीज को कौन नियंत्रित कर रहा है? इस चीज को भी यही नियंत्रित कर रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि जब भी सेल की मेंटेनेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो हमेशा कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आरबीसीज होती हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आरबीसीज जो होती हैं वो उनका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है, यानी कि 120 दिन का उनका लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद में वो क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होने के कारण अब ये क्या नहीं करती? ये डिवाइड नहीं करती। समझ में आ रही है कि ये डिवाइड नहीं करती। जिस भी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है वही कोशिकाएं आगे जाके विभाजन करती हैं। लेकिन अगर मैं एक इंटरनल बात कर रही हूँ कि आरबीसी कभी भी डिवीजन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि उसके पास केंद्रक ही नहीं है। और केंद्रक ही एक बेसिक चीज है जो आगे जाके क्या कर रहा है? जो आगे जाके अगर हम लोग बात करें जो डिवीजन करवा रहा है कोशिका को, जो कि एक मतलब एक सेल को कब रेस्टिंग करना है, कब उसको डिवाइड करना है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? केंद्रक कर रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ओवरऑल
कुछ ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, एक यूनिसेलुलर एनिमल है, मतलब एक ही कोशिकीय जंतु है। तो एक कोशिकीय जंतु के अंदर जो एक कोशिकीय जंतु जो है, एक कोशिकीय जंतु का जो ब्रेन है यानी कि जो दिमाग है वो कौन है, वो यहाँ पे न्यूक्लियस ही माना जाता है, यानी कि केंद्रक ही माना जाता है, जो कि जो जितने भी स्टिमुलस होते हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, जिनको हम लोग उद्दीपन बोल रहे हैं, तो किस उद्दीपन के रिस्पॉन्स में आगे रिस्पॉन्स करना है, तो वो चीज कौन डिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि किसी रीजन की वजह से कोई भी रीजन है जहाँ पे जिसकी वजह से अगर केंद्रक का रिमूवल हो गया, सेल में से केंद्रक जो है वो हट गया, एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि भाई अमीबा जो है वो एक कोशिकीय है, ठीक है, उसमें से केंद्रक को हटा दिया गया और ये चेक किया गया कि भाई अब क्या चीज हो रही है, मतलब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या चीजें हो रही हैं इसके अंदर, क्या कोशिका ढंग से डिवाइड कर पा रही है, क्या जो बाह्य उद्दीपन है उसके रिस्पॉन्स में क्या जो आपका अमीबा है वो चल पा रहा है। तो द आंसर इज बिग नो, बिकॉज क्योंकि जो केंद्रक का काम है वही काम, जो ब्रेन का काम है वही कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। सो एक कोशिकीय जंतु के अंदर जो ब्रेन होगा वो कौन होगा, न्यूक्लियस ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और इसी की वजह से कि मान लो कोई फूड है तो जो फूड की तरफ जो मूवमेंट होगा किसी भी एक ये अमीबा वगैरह का, तो वो किसकी वजह से होगा, वो केंद्र की वजह से, क्योंकि बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे क्या है, वो केंद्र की है। समझ में आ गई बात। चलिए, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको बिटा दूं, फिर लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट भी कर लोगे, फटाफट लिख लो। ओके, चलिए, तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट चीज में बात करें यहाँ पे, सो न्यूक्लियस के अंदर ही अगर हम लोग नेक्स्ट चीज में बात करेंगे, इसका एक और काम होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, वो आता है जेनेटिक्स का, ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है यानी कि जो केंद्रक है वो दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट है, कायिक में भी, ठीक है, और इसके अंदर एक तो कायिक कोशिका के अंदर ये प्रेजेंट है और जनन कोशिका में, ठीक है। जनन कोशिका आगे जाके क्या बनाती है बेटा, युग्मक बनाती है। आई रिपीट, जनन कोशिका आगे जाके क्या बना रही है, युग्मक बना रही है। युग्मक का मतलब क्या हुआ, युग्मक का मतलब हो गया कि ये आगे जाके क्या बना रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे जाके जो यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, बताओ, हाफ। अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करूंगी तो हाफ होगा, ठीक है। और क्या होता है कि ओवरऑल ये जो कायिक कोशिका के अंदर केंद्र का काम क्या होगा, इसके अंदर जो काम होगा वो होगा रेगुलेशन का, यानी कि नियंत्रण का, ठीक है। और जनन कोशिका के अंदर यहाँ पे क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, जीन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जीन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, आगे आने वाली नई प्रोजेनी के अंदर। यहीं पे ही जो विभाजन होता है वो कौन सा विभाजन होता है बच्चों, वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहीं पे ही क्या होता है, अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज बोलूं, यहीं पे ही क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक नए वेरिएशंस बनेंगी, नई विभिन्नताएं आएंगी, इन्हीं के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। यहीं पे ही क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशन आती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशन आती हैं। तो जीवों के अंदर जो विभिन्नताओं का मेन कारण होता है वो कैसा हो रहा है, जीन यानी कि डीएनए के अंदर एक्सचेंज। और यही वजह से अगर हम लोग बात करें कि जो केंद्रक है,
केंद्रक के अंदर जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और उसी वजह से यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक सेट क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, मदर से, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, फादर से। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे और प्रोजेनिस बनेंगी। इतनी बात समझ में आ गई। सो फाइनली हमारा न्यूक्लियस जो है वो खत्म होता है। कल हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैप्टर के नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। थैंक यू।